हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ बिक्की कुमार बहादुर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड क्लास 11 का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के मॉडल पेपर के सेट 1 को हम लोग सोल्व करेंगे। एग्जाम 7 तारीख से आप लोग का होने वाला है। बहुत सारा स्टूडेंट्स जो है वो बहुत कमेंट कर रहे थे कि इकोनॉमिक्स का वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड कर दीजिए। मैं इकोनॉमिक्स का वीडियोस पहले ही अपलोड कर देता, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस जो मेरे चलते हैं उसमें सारे सब्जेक्ट्स मुझे पढ़ाने होते हैं। इसकी वजह से मैं ऑनलाइन क्लासेस में टाइम नहीं दे पा रहा हूं। पर मैं इस वीडियो में आपको इकोनॉमिक्स का सेट 1 बता रहा हूं। जिस ट्रिक से मैं आपको सेट 1 बता रहा हूं, बस आप लोग पूरा वीडियो को देख लीजिएगा। सेट 1 का एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ कुछ चीज़ों को ध्यान में रखिए। पहला, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जैक बोर्ड का ये जो इकोनॉमिक्स का सेट डाला है, ये कॉमर्स वाले के स्ट्रीम में नहीं डाला है। ये आर्ट्स जो सब्जेक्ट है, आर्ट्स वालों के स्ट्रीम में इसको डाला है। अब सवाल ये है, क्या आर्ट्स वाले की स्ट्रीम में अगर इस सब्जेक्ट को डाला है, इस मॉडल पेपर को डाला है, तो कॉमर्स या साइंस के स्टूडेंट इसको पढ़ सकते हैं या नहीं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये जो आर्ट्स, ये जो इकोनॉमिक्स जो डाला गया है, अर्थशास्त्र जो डाला गया है, जो अभी आर्ट्स वालों को, आर्ट्स क्लास 11th वाले के जो सेक्शन में डाला गया है, इसको कॉमर्स और साइंस तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट्स इसको पढ़ सकते हैं। तीनों ही स्ट्रीम्स के स्टूडेंट के लिए साइंस और इंग्लिश जो होता है वो इकोनॉमिक्स और इंग्लिश जो होता है वो एक ही होता है। ठीक है, तो अब डाउट नहीं है कि जो आर्ट्स वालों के लिए जो मॉडल पेपर है वही कॉमर्स वालों को भी करना है। क्लियर? दूसरी बात, जे का सबसे बुरा आदत मुझे ये लगता है कि इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस, चूंकि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है आप लोगों का क्लास 11th के लिए और 12th के लिए, तो जब इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है तो 11th और 12th के लिए इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस का प्रॉपर एक मॉडल पेपर क्यों नहीं तैयार किया जाता है? जैसे यहाँ आर्ट्स इकोनॉमिक्स का भी जो मॉडल पेपर तैयार किया गया है, ये हिंदी में तैयार किया गया है। तो इंग्लिश स्टूडेंट, जिन लोगों का स्ट्रीम इंग्लिश है, वो स्टूडेंट इकोनॉमिक्स का तैयारी कैसे करेंगे? उन्हें तो हिंदी पढ़ने में और हिंदी समझने में दिक्कत होगा। बट आई डोंट नो वाई कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल इस बात को नहीं समझती है। तो हालांकि उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए ना भाई, कि जब सारे सब्जेक्ट्स के जो मॉडल पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में अगर अवेलेबल हैं, तो आर्ट्स का ये जो इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है, उसका मॉडल पेपर इंग्लिश में क्यों नहीं है? होना चाहिए। बट आई डोंट नो कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल को ये बात क्यों समझ में नहीं आती है। और वो हमेशा 12th वालों का भी इस बार यही हुआ था, हिंदी और इंग्लिश इकोनॉमिक्स का ना दे करके सिर्फ हिंदी में इकोनॉमिक्स दिया था, जिससे इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत हुआ था। ठीक है, बट आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, मैं इस वीडियो में हिंदी और इंग्लिश दोनों वे में आपको समझाऊंगा। हालांकि इंग्लिश वालों को मैं प्रॉपर नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन आप लोग डरिए नहीं, वीडियो को अच्छे से देखिएगा। हर एक क्वेश्चन पे मैं इंग्लिश आप लोग को समझा दूंगा, जिससे आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट के दोनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट जो है अच्छा से इसको कर लीजिएगा। ठीक है, चलो अब इससे पहले बता दूं, आप लोग को पता होगा कि इससे पहले जब मैंने आप लोगों को ईटीपी का सेट 3 का वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था, ईटीपी का सेट 3 का जो वीडियो डाला था, उसमें हम बोले थे कि ये टेस्ट होगा आप सभी के लिए, और सारे स्टूडेंट अपना नाम कमेंट कीजिएगा। मैं आप सभी लोगों को कमेंट में नेक्स्ट वीडियो में उन सारे स्टूडेंट्स का नाम बताऊंगा। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मन लगा करके पढ़ रहे हैं और एग्जाम्स के प्रति सीरियस हैं। तो जिन जिन स्टूडेंट्स ने ईटीपी का सेट 3 का टेस्ट दिया था या ईटीपी के सेट 3 के वीडियो में कमेंट किया था, उनका नाम है दिवाकर, युवराज, श्रेया, रूही, अंशु, प्रवीण, बबल गेमर, गुलाम, राज, गौतम, सीमा, काजल, AWM किंग, मुस्कान, सुनील, खुशबू, BGMI कॉमेडी शो, सुमन वर्मा, सोमी अली, राजू महतो, बिरसा मुनि मारडी, सुमन एक्का, रोशन कुमार, रुपेश कुमार, रोहित कुमार महतो, अमित, सुशीला, रंभा, सोनाली और सूरज। आप सभी स्टूडेंट लोगों को थैंक यू जो आपने कमेंट किया और आप एग्जाम के प्रति सीरियस हैं। जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देखते हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, वीडियो पसंद आया नहीं आया, कोई भी डाउट है कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपका कमेंट और लाइक ही है जो मुझे मोटिवेट करता है। और अपने सारे स्टूडेंट्स के ऊपर वीडियो को जरूर शेयर करना। चलो अब बातें साथी बहुत हो गई, आई नो आप लोग शायद बोर हो गए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं और इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का जो है आज का मॉडल पेपर को सोल्व करते हैं। चलो देखो, पहला क्वेश्चन अच्छे से समझना, सभी स्टूडेंट अच्छा से समझिएगा। देखो, पहला क्वेश्चन में बोला गया है, जीवन के सामान्य कारोबार वाक्यांश से क्या तात्पर्य है? यानी प्रत्येक मनुष्य को जीवित रहने के लिए कोई ना कोई सामान्य कारोबार करना पड़ता है। ये जो स्टेटमेंट है,
ये स्टेटमेंट किस चीज़ से रिलेटेड है? देखिए, ये बोला गया कि लाइफ में जीवित रहने के लिए हमको कोई ना कोई नॉर्मली या जनरली कोई ना कोई बिजनेस को करना पड़ता है। ये मनुष्य के किस कार्य को दिखाता है? तो देखो, समझने वाला बात यहाँ है, यहाँ आपको ये कहा गया है सामान्य कारोबार। क्या कहा गया है? सामान्य कारोबार। कारोबार का मतलब है बिजनेस, और हम सबको पता है बिजनेस मनुष्य के द्वारा किया जाने वाला एक कौन सा कार्य है जी? आर्थिक कार्य है। कौन सा कार्य है? आर्थिक कार्य। ठीक है, तो 1 का आंसर होगा सी। जीवन के सामान्य कारोबार, ये जो वाक्य है ये किससे संबंधित है? ये मनुष्य के आर्थिक कार्य से संबंधित है, क्योंकि सामान्य कारोबार करना, बिजनेस करना आर्थिक कार्य यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे बोला गया है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 पे बोला गया है निम्न में से किसके अध्ययन का संबंध अर्थशास्त्र से नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज आर नॉट रिलेटेड फ्रॉम द इकोनॉमिक्स? कौन सा इन चारों में से किसका स्टडी करेंगे जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं होगा? तो देखो, सबसे पहले बोला गया उत्पादन यानी प्रोडक्शन, बी पे बोला गया उपभोग यानी कंजम्पशन, ऑप्शन सी पे बोला वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ए, बी और सी ये तीनों जो है, ये तीनों ही इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक क्रियाएं होती है और इन सभी को अर्थशास्त्र में पढ़ा जाता है। लेकिन यहाँ जो बोला गया है सरकार का गठन करना, ऑर्गेनाइज ऑफ ए गवर्नमेंट, ये काम अर्थशास्त्र का नहीं होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 2 का आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, इसी तरह से हिंदी इंग्लिश सारे स्टूडेंट्स को मैं समझा दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है? देखो, सांख्यिकी का मतलब होता है स्टेटिस्टिक्स। स्टेटिस्टिक्स का जो जनक है यानी फादर ऑफ स्टेटिस्टिक्स, ये हैं हम लोगों के गॉडफ्रायड अकेनवाल। ठीक है, कौन है स्टैटिस्टिक्स के जनक, किसे कहा जाता है? गॉडफ्रायड अकेनवाल को। अगर यही क्वेश्चन को रिपीट कर दे, ठीक है, और रिपीट करके अगर आपको ये पूछे कि अर्थशास्त्र का जनक, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तब याद रखेंगे अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है एडम स्मिथ को। ठीक है, हाँ, अगर क्वेश्चन में ये बोला कि कौन से अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को 2 शाखाओं में बांटा है, एक समष्टि अर्थशास्त्र और एक व्यष्टि अर्थशास्त्र, विच इकोनॉमिक्स आर डिवाइडेड, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्रांचेस। 2 टाइप्स के ब्रांच होते हैं इकोनॉमिक्स के, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जब अर्थशास्त्र को 2 शाखाओं में बांटने का बात आएगा तो उन्होंने बांटा था रेगनर फिश ने। रेगनर फिश वो अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अर्थशास्त्र को 2 शाखाओं में बांटा था, समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र। 3 क्वेश्चन मैंने बता दिया। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। अर्थशास्त्र को समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसने बांटा? रेगनर फिश ने बांटा। यानी हु डिवाइडेड इकोनॉमिक्स इन 2 ब्रांचेस, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, रेगनर फिश होगा। हाँ, और स्टैटिस्टिक्स का फादर किसे कहा जाता है? गॉडफ्रायड अकेनवाल को कहा जाता है। ठीक है, 3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया। एग्जाम में इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है बहुवचन में सांख्यिकी से क्या तात्पर्य है? ठीक है, इन प्लूरल वर्ड्स इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? तो याद रखना, इकोनॉमिक्स का मतलब प्लूरल वर्ड में सब होता है, इनमें से सभी। इकोनॉमिक्स जो होता है वो डेटा भी होता है, इकोनॉमिक्स जो होता है वो स्टेटिस्टिक्स भी होता है, इकोनॉमिक्स जो होता है वो फैक्ट्स भी होता है, इन तीनों में से सभी होता है। ठीक है, तो आंसर डी होगा। चलो आगे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 5 पे, अर्थशास्त्र में किस प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है? विच टाइप्स ऑफ डेटा आर यूजेज इन इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स में किस टाइप का डेटा का यूज किया जाता है? तो इकोनॉमिक्स में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के आंकड़ों का यूज किया जाता है। मात्रात्मक और गुणात्मक यानी क्वांटिटेटिव और एक्सट्रैक्टिव दोनों टाइप्स का जो डेटा होता है, उन दोनों टाइप्स के डेटा को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 में बोला गया है संरचित या परिमित उत्तर प्रश्नों में उत्तर के विकल्पों की संख्या हो सकती है। एकदम नॉर्मल भाषा में समझना इसको। एक अगर मान लो आप कोई उत्तर पुस्तिका तैयार कर रहे हो जिसमें आप किसी भी वर्ड्स को डिफिनिट बताओगे, किसमें बताओगे? डिफिनिट बताओगे, तो उसमें कितना ऑप्शन होना चाहिए? तो डिफिनिट क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस होने चाहिए वो 2 होने चाहिए, केवल 2 होने चाहिए। ठीक है, उससे कम या उससे ज़्यादा नहीं, 2 होने चाहिए। ठीक है, चलो 7th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बोला गया है किस प्रकार के आंकड़ों की विश्वसनीयता और सत्यता की जवाबदेही अन्वेषक पर होती है? यानी बोला गया है विच टाइप्स ऑफ डेटाज आर
मोस्ट फेथफुली एंड ट्रस्टफुली इट इज डिपेंड ऑन अन्वेषक। अन्वेषक का मतलब होता है आपका अन्वेषक का मतलब होता है आपका वो पर्सन जो किसी भी डेटा को कलेक्ट करता है, वो अन्वेषक कहलाता है। ठीक है, वो पर्सन जो किसी भी डेटा को कलेक्ट करता है, इसी को इन्वेस्टिगेटर भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना होगा आपको कि इसका राइट आंसर होगा आपका ए। याद रखना प्राथमिक आंकड़ा। देखो जी, डेटा दो तरीके का होता है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है, सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जो पब्लिश किया जाता है। आंकड़े दो तरीके के होते हैं, प्राथमिक आंकड़ा और द्वितीय आंकड़ा। प्राथमिक आंकड़ा ऐसा आंकड़ा होता है जो पहली बार उसको प्राप्त किया जाता है, और द्वितीय आंकड़ा ऐसे आंकड़ा होता है जिसको प्रकाशित किया जाता है। इन दोनों आंकड़ों में सबसे ज़्यादा ट्रस्टफुली जो आंकड़ा होता है वो बनाने का जिम्मेदारी होता है आपका प्राथमिक आंकड़ा का, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, ये बोला गया है विश्वसनीयता और जवाबदेही अन्वेषक पर होती है प्राथमिक आंकड़ों का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। बोला गया है क्वेश्चन नंबर 8 पे, आंकड़ा संग्रहण के लिए सूचनाएं एकत्रित करने वाला व्यक्ति डॉट 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 कहलाता है। वह व्यक्ति जो वह पर्सन जो कोई भी डेटा को कलेक्ट करता है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, वह व्यक्ति क्या कहलाता है? वो व्यक्ति अन्वेषक या प्रेषक कहलाता है। ठीक है, याद रखना, इसको इन्वेस्टिगेटर भी इसको कहा जाता है। ठीक है, या इन्वेस्टिगेटर भी इसको कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। हाँ, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको गलत लगता है तो आप बेझिझक वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके उसे आंसर सही बताइएगा, ताकि सभी स्टूडेंट को आंसर मिल सके। मैं अपनी तरफ से तो सही आंसर बता रहा हूँ, अगर कोई आंसर गलत हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, जैसे बाकी स्टूडेंट बताते हैं। 7-9 नंबर पर बोला गया है, इनमें से किस विधि में प्रगणन का उत्तरदाता से प्रत्यक्ष संपर्क होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 9 नंबर, व्यक्तित्व साक्षात्कार। ठीक है, इसमें जो होता है, जो प्रगणक होता है उसका उत्तरदाता के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वप्रथम कब जनगणना कार्य हुआ था? आफ्टर इंडिपेंडेंस, हम लोग जब 1947 में देश हमारा आज़ाद हुआ, आफ्टर इंडिपेंडेंस कब इंडिया में सबसे पहले जनगणना हुआ था? यानी सेंसस, CENSUS, सेंसस मतलब होता है जनगणना। अच्छा, जनगणना क्या होता है समझ जाओ। जनगणना 10 साल में एक बार किया जाता है, और जनगणना में क्या होता है, भारत के सभी लोगों के बारे में जनगणना किया जाता है कि भारत में जनसंख्या कितनी है, कुल महिलाएं कितनी है, कोई कुल पुरुष कितने हैं, अदर कितने हैं, महिलाओं की कौन कौन सा आयु सीमा की कितनी महिलाएं हैं, कौन कौन से आयु के कितने पुरुष हैं, कितने लोगों के पास नौकरी है, कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग अनपढ़ हैं, कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग अमीर हैं, कितने लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, कितने लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में जो है 10 साल में एक बार जनगणना किया जाता है, ताकि सरकार को अपने देश के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। और ध्यान रखिएगा, भारत आज़ाद होने के बाद हम लोगों को वैधानिक रूप से हमने जनगणना कब शुरू किया था? 1951 से जनगणना शुरू किया था, और 1951 के बाद से हर 10 साल में जो है ये जनगणना होता है। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे बोला गया है, वर्गीकरण आंकड़ों को डॉट 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 व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। याद रखना, जब कभी भी कोई भी डेटा को प्रेजेंट किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है, तो क्लासिफिकेशन किया जाता है उसको क्रेडिट एंड ग्रुप वाइज। किस वाइज किया जाता है जी? ग्रुप वाइज उसको बांटा जाता है, यानी साख आधार पर समूह या वर्गों में, ग्रुप में बांटा जाता है। डेटा को हमेशा ग्रुप में बांटा जाता है। किस में बांटा जाता है? डेटा को हमेशा ग्रुप, एक मिनट माफ़ कीजिएगा, सॉरी गलती हो गया। इसका राइट आंसर होगा ये विभिन्न स्तंभों तथा पंक्तियों में। जो भी डेटा होता है उसको हमेशा रो एंड कॉलम में दिखाया जाता है, इस तरह से नहीं दिखाया जाता है जी, माफ़ कीजिएगा। अगर कोई भी डेटा अगर तैयार होता है तो हर डेटा को हम लोग इस तरह से रो और कॉलम वाइज दिखाते हैं। यहाँ कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं, यहाँ कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं। तो यही तो ऊपर ऊपर रो होता है और ऊपर से नीचे जो होता है ये कॉलम होता है, तो रो और कॉलम में दिखाते हैं। ठीक है, तो 11 का आंसर होगा आपका डी नंबर। ठीक, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। वीडियो थोड़ा सा भले लंबा होगा लेकिन अच्छा से समझ जाना ताकि आगे दिक्कत ना हो। 12 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, एक वर्ग का मध्य बिंदु किसके बराबर होता है? तो आपको याद रखना होगा, एक जो वर्ग होता है, एक वर्ग का जो मध्य बिंदु होता है वो
वर्ग के उच्च सीमा और वर्ग के निम्न सीमा के औसत के बराबर होता है। यानी क्लास में जो सबसे हाईएस्ट नंबर है और प्लस लोएस्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2, एवरेज हाईएस्ट नंबर प्लस एवरेज हाईएस्ट नंबर प्लस लोएस्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2, इसके बराबर होता है। एक वर्ग का मध्य बिंदु वर्ग के सबसे बड़ी संख्या प्लस सबसे छोटी संख्या का औसत यानी डिवाइडेड बाय 2 के बराबर होता है, एवरेज के बराबर होता है। आपको ये याद रखना इंपॉर्टेंट। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 13 पे बोला गया है बारंबारता वितरण में अप्रत्युत्तक आंकड़ों को डॉट डॉट चर में वर्गीकृत किया जाता है। किस तरीके के वेरिएबल्स में बांटा जा सकता है? तो ये बांटा जा सकता है आपका मात्रात्मक, यानी मात्रात्मक क्वांटिटिव फ्रीक्वेंसी में जो है वो बांटा जा सकता है। ठीक है, चलो आओ क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन चर संतत चर का एक उदाहरण है? कौन सा चर जो है वो संतत चर का एक उदाहरण है? तो 14 का राइट आंसर होगा आपका आंसर डी, विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या। ये होता है सतत चर यानी कंटिन्यूअस वेरिएबल्स एग्जाम्पल्स होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स लोग स्कूल में कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं तो वो जो है वो कंटिन्यूअस वेरिएबल के श्रेणी में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे बोला गया है मिलान चिन्हों की गणना कितने समूहों में की जाती है? मिलान चिन्हों की गणना कितने समूह में की जाती है? तो ये किया जाता है आपका 5 समूहों में। ठीक है, तो 15 का आंसर होगा डी, 5 समूहों में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा लंबा है, क्या बोला गया है 16 को थोड़ा अच्छा से समझना। बोला गया है बिहार की एक शहर में 8 सितंबर 2005 को पेट्रोल तथा डीजल की कीमतों में वृद्धि के विरुद्ध में आयोजित कर बंद के दौरान 5 पेट्रोल पंप खुले थे और 7 बंद पाए गए और 2 विद्यालय बंद थे तथा 9 विद्यालय खुले गए। यह उदाहरण आंकड़ों को किस प्रकार के प्रस्तुतिकरण को प्रदर्शित करता है? तो ये प्रदर्शित करता है एक विषय चीज के बारे में, एक विशेष चीज के बारे में बताता है, यानी ये बताता है आपको पाठ विषय किसी एक सब्जेक्ट्स के बारे में ये आपको जो है ये बता रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया है, 17 नंबर क्वेश्चन को अच्छा से समझिएगा। बोला गया है एक कक्षा 11 की अध्यापिका आंकड़ों को पंक्ति यानी कि पंक्ति इसका मतलब होता है रो तथा स्तंभों यानी कॉलम के रूप में कक्षाओं में दिखाती है। वह आंकड़ा किस प्रकार प्रस्तुत की जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा आपका सी, यानी सारणीकरण यानी टेबल में। अभी मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से अगर कोई भी डेटा को दिखाया जाएगा रो और कॉलम में, तो बताओ ये जो रो और कॉलम में सजा है क्या ये टेबल नहीं है एक? सर बिल्कुल टेबल है, टेबल को ही तो भाई हिंदी में सारणीकरण कहा जाता है ना, तो टेबल कहलाएगा वो। ठीक है, चलो 18 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोला गया है, ध्यान से देखना। 18 नंबर क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया है आपका सुमित पिछले 10 वर्षों की अवधि के दौरान एक विद्यालय में अध्ययन करने वाला विद्यार्थियों की संख्या को सारणीबद्ध करता है। सुमित के द्वारा किया गया विद्यार्थियों का यह वर्गीकरण क्या कहलाएगा? तो यह वर्गीकरण कहलाएगा आपका कालिक वर्गीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कालिक वर्गीकरण। ठीक है, आगे 19 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया है काल श्रेणी आंकड़ों को प्रस्तुतिकरण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? टाइम सीरीज को प्रेजेंट करने के लिए, टाइम सीरीज 12th में आप लोग पढ़ोगे, बीएमटी में एक चैप्टर आएगा टाइम सीरीज डेटा को प्रेजेंट करने के लिए किस तरीके का मेथड्स को जो है वो यूज किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तोरन को यूज किया जा सकता है। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 पे बोला गया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 पे बोला गया है यहाँ पे तोरन, क्या हो रहा है ये, हाँ, तोरन को और किस नाम से जाना जाता है? यहाँ जो एक वर्ड यूज हुआ था तोरन को और किस नाम से जाना जा सकता है? तो तोरन को और दूसरे नाम से पुकारा जाता है जिसको बोला जाता है संचयी बारंबारता वक्र बोला जाता है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगता है पूछेगा। 21 नंबर पे बोला गया है क्वेश्चन पे भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि भारत में पहला आधिकारिक जनगणना कब प्रारंभ हुआ था? तो 1951 को जो है यह प्रारंभ हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे बोला गया है ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? यानी जब हमारे देश में अंग्रेजों का राज था, जब हम अंग्रेज के गुलाम थे उस समय, यानी 1947 से पहले जब इंडिया का राष्ट्रीय आय का मतलब होता है नेशनल इनकम, तो भारत का जो नेशनल इनकम है इसका ये कैलकुलेट करने का काम सबसे पहले किसने किया था? ये कैलकुलेट करने का काम किया था दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 नंबर पे बोला गया है रेलवे ने भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना को किस प्रकार प्रभावित किया है। हाउ डज रेलवे इफेक्ट द इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, यानी इंडिया में जो जितना भी रेलवे है ये रेलवे किस तरह से भारत के अर्थशास्त्र को प्रभावित करता है। तो देखो ये सबसे पहले तो लोग को लंबी यात्राएं करा सकता है, लोगों को लंबी यात्राएं कराता है, ये बिल्कुल। कृषि के वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलता है, इससे बिल्कुल मिलता है। जान माल की हानि हुई ना जी, जान माल का हानि इससे बिल्कुल नहीं हुआ। तो ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ए और बी दोनों सही है, रेलवे के इससे लाभ हुआ है। ठीक है, चलो आओ आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। ये भी इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया, यानी इंडिया में जब इंडिया आज़ाद हो गया तो आज़ाद होने के बाद इंडिया में किस तरीके का इकोनॉमी जो है देखने को मिलता है। तो हम सबको पता है भारत का एक मिश्रित अर्थशास्त्र है। भारत कौन सा अर्थशास्त्र है, मिश्रित, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमिक्स है। यहाँ पूंजीवादी अर्थशास्त्र, समाजवादी अर्थशास्त्र, दोनों अर्थशास्त्र मिल करके इस अर्थशास्त्र को चलाते हैं। तो मिक्स्ड इकोनॉमिक्स है। कौन सा इकोनॉमिक्स, मिक्स्ड इकोनॉमिक्स। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे बोला गया है उपनिवेश काल में भारत के औद्योगिकरण के पीछे पीछे विदेशी शासकों के क्या प्रयास थे। उपनिवेश काल का मतलब है उस समय का बात है जब भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था, या भारत में अंग्रेज रूल करते थे, राज करते थे। तो उस समय भारत में जो भारत का जो औद्योगिकरण था उसमें क्या हुआ। ऑप्शन ए, भारत के कच्चे माल का निर्यातक बनाया गया, भारत को एक विशाल बाजार के रूप में बनाया गया, या भारतीय उद्योगों का विकास किया गया। तो ए और बी दोनों सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ए और बी दोनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। चलो जल्दी जल्दी एंड करते हैं। 26 नंबर पे बोला गया है किस वस्तु का कीमत निर्धारण बाजार में किसके द्वारा होता है। किसी वस्तु का कीमत निर्धारण बाजार में किसके द्वारा होता है, यानी बाजार में अगर आप किसी गुड्स का प्राइस रखते हो, प्राइस डिटर्मिनेशन करते हो, तो किसी भी कमोडिटी का जो प्राइस है आप किस तरह से रख सकते हो। तो आप प्राइस रख सकते हो ऑप्शन सी नंबर, मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे आप किसी भी गुड्स का बाजार में प्राइस डिटर्मिनेशन कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब हुआ था। इंपॉर्टेंट चीज, राष्ट्रीय योजना समिति का मतलब होता है नेशनल प्लानिंग कमेटी या नेशनल प्लानिंग समिति। नेशनल प्लानिंग समिति जो होता है, राष्ट्रीय योजना समिति जो होता है, ये भारत में योजनाएं जितनी भी आती है, जैसे त्रिवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजनाएं, या तो फिर जितने भी योजनाएं आती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना हो गया, सुकन्या योजना हो गया, भारत जनधन योजना हो गया, जितना भी योजना आता है ये योजना जो है राष्ट्रीय योजना समिति के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो भारत में इसकी शुरुआत कब से हुई थी। तो भारत में इसका शुरुआत हुआ था 1938 से, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। याद रखना, नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये क्वेश्चंस। 28 नंबर में बोला गया है पंचवर्षीय योजना की अवधि कितने साल की होती है, यानी पंचवर्षीय योजना कितने साल का होता है। नाम से पता चल रहा है पंचवर्षीय यानी 5 वर्ष वाला होगा। ठीक है, तो 28 का आंसर होगा आपका ए। चलो आगे बढ़ते हैं 29 नंबर पे बोला गया है किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच उनकी कार्य क्षमता के आधार पर वितरित किया जाता है। यानी ये बोल रहा है आपको कि कौन सा ऐसा सिस्टम होता है जिसमें लोगों का कार्य क्षमता के आधार पर, उन लोग के पैसों के आधार पर उन लोगों के बीच किसी भी चीज़ को बांटा जाता है। तो ये बोला जाता है इसको सार्वजनिक प्रणाली। नाम सुने हैं जी, सार्वजनिक खाद्य वितरण प्रणाली सुने होंगे। नॉर्मल भाषा में समझा दे रहे हैं। जैसे मान लो ये कोटा, जहाँ से सरकार के द्वारा राशन मिलता है, जैसे चावल मिलता है, दाल मिलता है, आटा मिलता है, नमक मिलता है, कभी कभी तेल मिलता है, गेहूँ मिलता है, ये सारा राशन मिलता है ना। तो ये सारा राशन बोला किन लोगों को मिलता है, उन लोगों को मिलता है जिन लोगों की आर्थिक प्रणाली यानी आर्थिक स्थिति थोड़ा कम हो। तो ये सार्वजनिक रूपों में बांटा जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। 30 नंबर पे ये बोला गया है भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी। व्हेन इंडियाज फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज ऑर्गेनाइज, कब घोषणा हुआ था इसका। तो याद रखना आपको, भारत में पहली औद्योगिक नीति का जो घोषणा हुआ है वो हुआ था आपका 1948 में। कब हुआ था जी, 1948 में, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के ठीक 1 साल के बाद ही 1948 में जो है ये इसकी घोषणा हुई थी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर व्यवस्थित है। इन विच प्लेस इंडियन स्टैटिस्टिकल्स ऑर्गेनाइजेशन सिट्यूटेड। तो आपको पता होगा ये सिट्यूटेड कहाँ है, ये सिट्यूटेड है आपका कोलकाता में। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे बोला गया आर्थिक संवृद्धि का प्रमाणिक सूचक डॉट 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 है, यानी किस चीज़ से जो है आप ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी जो स्टेट है या कोई भी जो कंट्री है वो बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमी डेवलप कर रहा है। तो ये पता चलेगा आपको वहाँ का सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी शॉर्ट में बात करें तो जीडीपी। क्या देख के पता चलेगा आपको वहाँ का जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को देख के जो है वो आपको पता चलेगा कि वो देश जो है वो कितना रिच है या वो देश कितना लोग है। थोड़ा सा मैक्सिमाइज हो गया था। अच्छा चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। बोला गया है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना कब हुई थी। WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखो, जब कभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे व्यापार किया जाता है, यानी जब कभी भी इंटरनेशनल बिजनेस किया जाता है, तो इंटरनेशनल बिजनेस को चलाने के लिए, उसके लिए नियम कानून बनाने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक संगठन बनाया गया है, दैट इज कॉल्ड WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है इसको। ठीक है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कब बना था, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना था आपका 1995 पे। देखो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पहले कुछ और था, ठीक है, कुछ और इसका नाम था, फिर उसका नाम बदल करके बाद में जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लग दिया गया। तो उतना डीपली हम लोग अभी नहीं जाते हैं। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। भारत की नवीन आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई थी। इन विच ईयर इंडियन न्यू इकोनॉमी पॉलिसी वाज स्टार्ट या एस्टैब्लिश। न्यू इंडियन इकोनॉमी पॉलिसी ये लागू हुआ था आपका 1991 पे, 1991 पे। और ध्यान रखना, नवीन आर्थिक नीति ये बना उसी समय ही भारत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल दिया गया। भारत का वैश्वीकरण हुआ, भारत का निजीकरण हुआ और भारत के बाजारों के लिए उदारीकरण हुआ, यानी ग्लोबलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन और लिबरलाइजेशन, ये तीनों काम जो है 1991 के बाद ही ये काम जो है ये स्टार्ट हुआ। और भारत जो आज बाजार में इतना तेजी से विकसित हुआ है, ये इसी आर्थिक नीति का ही परिणाम था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 35 नंबर पे। प्रत्यक्ष कर डॉट 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 पर लगाया जाता है। देखिए जी, टैक्स दो तरीके का होता है। टैक्स कर यानी टैक्स दो तरीके का होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर ऐसा कर होता है जो किसी भी व्यक्ति के आय पर लगता है, प्रत्यक्ष कर व्यक्तियों पर लगाया जाता है। अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है जो व्यक्तियों पर ना लग के वस्तु और सेवाओं पे, गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। दो टाइप्स के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स किसी व्यक्ति के इनकम पे लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स किसी गुड्स या सर्विसेज पे लगता है। तो बोला प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट कर, प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स किस पे लगाया जाता है, तो ये लगाया जाता है आपका व्यक्ति की आय पर। इसके बाद ये तीनों जो है, ये तीनों आपका इनडायरेक्ट टैक्स है यानी अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, जैसे आपको ये क्वेश्चन में दे दे कि जीएसटी किस तरीके का टैक्स है, तो याद रखना जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये पूछे कि बताओ इनकम टैक्स किस तरीके का टैक्स है, तो इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, ये सब थोड़ा याद रखना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 नंबर पे बोला गया है विनिवेश का उद्देश्य क्या होता है। विनिवेश का उद्देश्य क्या होता है, तो याद रखना सिंपल बात है, विनिवेश का उद्देश्य इनमें से सभी होता है। इन सभी का उद्देश्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को किया जाए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। योजना आयोग के पद का अध्यक्ष कौन होता है। जो योजना आयोग होता है, राष्ट्रीय योजना आयोग, उसके पद का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। यानी अभी प्रेजेंट समय में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी हैं ना। अब जो नरेंद्र मोदी जी हैं वही राष्ट्रीय योजना आयोग जो होगा उनके हेड होंगे, उनके अध्यक्ष होंगे वो। ठीक है, उन्हीं के द्वारा जो है वो पूरे समिति को चलाया जाता है, योजना का निर्माण किया जाता है और उन्हें लागू किया जाता है। हाँ ठीक है, चलो आओ 38 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सबको पता होना चाहिए। टाटा स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी, हम सबको पता है, हमारे जमशेदपुर शहर का ही बात है ये, हमारे अपने झारखंड शहर का बात है ये, कि टाटा स्टील कंपनी जो है, टाटा स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी 1907 को। कब हुई थी स्थापना जी, 1907 को। इसके संस्थापक कौन थे, धीरू भाई अंबानी, सॉरी कहाँ क्या बोल रहा हूँ मैं, श्री टाटा जमशेद। ठीक है, उन्हीं के नाम पे ही तो जी ये आपका जमशेद जी बना, टाटा जमशेद जो है पूरा जमशेदपुर इन्हीं के नाम पे ही तो बना है वो। ठीक है, पूरा शहर इन्हीं के नाम पे रखा गया था। ठीक है, तो टाटा स्टील जो है, टाटा स्टील कंपनी जो जमशेदपुर में है, उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1907 को हुई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर पे। बोला गया है टाटा स्टील कितने देशों में कार्यरत है, तो याद रखना टाटा स्टील तो कुल 26 देशों में कार्यरत है, भारत के अलावे और अन्य 26 देशों में ये पूरी तरह से जो है वो कार्यरत हैं। ठीक है, आगे 40 नंबर क्वेश्चन,
आगे बढ़ते हैं। बोला गया है विश्व बैंक को किस नाम से जाना जाता है। विश्व बैंक मतलब होता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम क्या होता है, तो वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम होता है आईबीआरडी। अच्छा, आईबीआरडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आईबीआरडी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसी बैंक को बाद में नाम बदल करके वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक रख दिया गया। एक और क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आ सकता है, जैसे कि यहाँ देखो ये बोला गया है, ये दोनों ठीक है। पहले आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, याद रखना होगा आपको, जब ब्रिटेन वुड्स समामेलन हुआ था तो ब्रिटेन वुड्स समामेलन में दो ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था, एक आईबीआरडी यानी कि वर्ल्ड बैंक और दूसरा बनाया गया था आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इन्हें ट्विंस सिस्टर ऑफ ब्रिटेन वुड्स यानी ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा बहनें कहा जाता है। ठीक है, इन दोनों को किसको किसको, आईबीआरडी यानी कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, इन दोनों को कहा जाता है। ठीक है, चलो आई होप 40 का 40 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके तुरंत बाद मैं आपको को सेट 2 का वीडियो डाल देता हूँ। वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए, कोई भी डाउट हो बेझिझक कमेंट करके मुझे जरूर आंसर बताइएगा। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।